18 नवंबर को हिड़मा की मौत के बाद सबके जहन में एक सवाल था कि आखिर हिड़मा के सबसे करीबी साथी और बटालियन नंबर 1 के इंचार्ज देवा का क्या होगा। इस सवाल का जवाब 3 जनवरी को मिला जब हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने देवा के समर्पण का दावा किया। देवा अपने परिवार से मिलना चाहता था और हमसे बात करना चाहता था, इसीलिए हम बस्तर से 600 किलोमीटर दूर हैदराबाद पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने और मेरे साथी रौनक सिवहरे ने देवा से कुछ बातचीत की है। क्योंकि देवा इस वक्त हैदराबाद पुलिस की कस्टडी में है, ऐसे में कुछ बंदिशों के बीच ये बातचीत हुई है। इसका कुछ हिस्सा हमें हटाना पड़ा और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप आने वाले समय में सुन पाएंगे, क्योंकि अभी भी पुलिसिया कार्रवाई जारी है और कुछ कानूनी दावपेच होते हैं, व्यवधान होते हैं, जिसके चलते फिलहाल बातचीत का एक हिस्सा हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन बातचीत के इस हिस्से में देवा ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर उसके समर्पण के पीछे की कहानी क्या है, हिड़मा से उसके संबंध कैसे थे, हिड़मा की मौत को लेकर उसने काफ़ी कुछ बातें कही है। साथ ही कर्रेगुट्टा में जो सबसे लंबा ऑपरेशन चला था, क्योंकि उसमें नक्सलियों के सारे बड़े लीडर्स जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, वहाँ की सुरक्षा का इंचार्ज देवा ही था। ऐसे में इस ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में देवा से हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। देवा का मेरे ख्याल से ये किसी टीवी को दिया गया पहला इंटरव्यू है, क्योंकि इससे पहले देवा कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए किसी कैमरे के सामने नहीं आया था। ऐसे में देवा नक्सलियों के मिलिट्री विंग का बहुत महत्वपूर्ण कमांडर है, वो बहुत अच्छा प्रवक्ता नहीं है। इसलिए आपको इस बातचीत में नज़र आएगा कि देवा ने काफ़ी सधे हुए शब्दों में, काफ़ी कम शब्दों में अपनी बातें रखी है। तो फिलहाल ये इंटरव्यू देखिए, ये बातें सुनिए। दादा, पहले तो नमस्कार। आपने समर्पण किया है हैदराबाद में, कैसे हुआ ये सब कुछ, अगर आप बता पाएँ। मई 2025 दिसंबर 29 तारीख में मैं बाहर काम के लिए जा रहा था, 2 बुलोरा से। जाते समय मेरा बुलोरो को पुलिस रोक के चेक किए हैं। वहाँ मेरे को पकड़ लिए हैं, पकड़ के हैदराबाद लाया है। लाके पूछताछ किए हैं 3-4 दिन। वो पूछताछ करने के बाद हम भी, हमारा साथी भी ये सरेंडर करने के लिए हम निर्णय लिए हैं। हम पहले वहाँ से सरेंडर आने के लिए नहीं आए हैं। मैं धोखा में फंस गया। फंसने के बाद मैं हैदराबाद आया हूँ। तो आप कहाँ थे इस बीच लगातार, क्योंकि इस तरह की बातें आ रही थी, आप छत्तीसगढ़ के सीमा के अंदर ही हैं, तो आप छत्तीसगढ़ से क्या पहले ही बाहर निकल गए थे? मैं छत्तीसगढ़ से सितंबर लास्ट में तेलंगाना बॉर्डर में आ गया था। जी, तो उसके बाद से आप लगातार तेलंगाना सीमा के ही आसपास जो है आप मौजूद थे? आओ जी। सितंबर लास्ट से दिसंबर तक ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में था। जी, मेरे साथ रौनक भी हैं, इस तरह की खबरों के वो जानकार हैं, इस तरह के मामलों के। रौनक, तुम्हारे कोई सवाल और पूछ सकते हैं? जी दादा, अब जिस तरीके से जो भी चीज़ें तो हुई है, लेकिन आज की परिस्थितियों को लेकर माओवाद का आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? क्या अभी भी माओवाद के आंदोलन से लगता है कि हम इससे कुछ समाज के लिए कुछ बदल पाएंगे? क्या आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम सरवाइव कर पाए? माओवादी आंदोलन का परिस्थिति इस समय में तो पहले से 1-2 साल से देखने से अभी तक तो परिस्थिति थोड़ा पार्टी का पोजीशन कमज़ोर है। वो मुठभेड़ में साथी लोग मारे जाना, बाकी लोग वापस जाना, बाकी लोग सरेंडर आना, ये पार्टी का पोजीशन देखने से थोड़ा कमज़ोर है। आप इसमें किस उद्देश्य को लेके आए थे इस आंदोलन में? आपका क्या सोच था? क्या आप समाज के लिए ये आंदोलन किस उद्देश्य से कर रहे थे? संघर्ष में
में मैं आने का उद्देश्य बोलने से तो ये समाज को बदलना है। ये समाज में बहुत फर्क है। इस समाज को, इस व्यवस्था को बदलने करके आए हैं। किस तरीके से आप अपने समाज को किस तरीके से देखना चाहते हैं, कैसे बदलना चाहते हैं आप अपने समाज को, पहले क्या करना चाहते हैं अपने समाज के लिए आप? पहले सशस्त्र संघर्ष के रास्ते में बदलना करके आए हैं। जी तो अभी मैं समाज के बारे में सिलेंडर आने के बाद मैं कुछ नहीं सोचा था। अभी कैसा करना है, क्या करना है, अभी नहीं सोचा है। अभी मेरा को थोड़ा तकलीफ में था अभी। जी लेकिन फिर भी एक कल्पना रही होगी कि मैं अपने समाज के लिए कैसा समाज, आप अपने गांव को कैसे अभी देख रहे हैं, और यहाँ पे बाकी जैसे परिस्थिति में बाकी लोग भी, आपके साथी भी अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं। मैं इस सवाल को आसान कर देता हूँ दादा, क्योंकि बीते दिन जब सोनू दादा आए, रुपेश दादा आते हैं, अनंत आते हैं, तो लोग वो सभी एक बात कहते हैं कि इस लड़ाई में हथियारों की अब ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई हम जनता के बीच रहकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ सकते हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? मैं इस बात के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। जी मैं अभी भी वहाँ रहते तक मैं सशस्त्र संघर्ष का मैं सुना था। मैं अरेस्ट होके फिर इधर आके सिलेंडर किए। सिलेंडर होने के बाद इसके बारे में मैं कुछ नहीं सोचा। जी लगातार क्योंकि फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आपके कई साथी जो हैं अलग अलग इनकाउंटर से मारे जा रहे हैं, उनमें अधिकांश जो हैं बस्तर के आदिवासी हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बटालियन को आप लीड करते थे और फिलहाल बटालियन के ही सबसे एक सदस्य जो है वो बस्तर में खासतौर पे दक्षिणी इलाके पे मौजूद हैं, तो उन साथियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम तो अभी अरेस्ट होके हम सिलेंडर हो गया है। वो उनके बारे में मैं यहाँ आके सिलेंडर करने के बाद मैं संदेश नहीं दे सकता है। वहाँ रहे कितना लोग है वही निर्णय कर सकते हैं। वो आएंगे कि नहीं आएंगे कि उन निर्णय कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते उनको, उनके लिए। जी दादा, जैसे आप उस समय जब आप बस्तर में भी थे, आपने वन अधिकार कानून के लिए भी समाज प्रमुखों के साथ मदद किया था। आप कैसा देखते हैं वन अधिकार कानून को? ये समाज के लिए कितना अच्छा है और किस तरीके से गांव के लोगों के लिए मददगार हो सकता है? आप पढ़े भी थे वन अधिकार कानून के बारे में। वनाधिकार कानून तो अच्छा है, लेकिन सरकार पालन नहीं कर रहे। अभी भी बहुत कानून है आदिवासियों के लिए। जी कानून है, लेकिन कानून सिर्फ वो किताब में है। जी लेकिन वो आचरण में, फील्ड में वो कानून अभी तक अमल नहीं हो रहे हैं। जी पीएलजी बटालियन की बात करें तो इसमें 16 वर्ष के कुछ साथी भी हैं आपके जो कम उम्र के हैं। तो क्या संगठन ऐसे कम उम्र के बच्चों को भी मतलब हथियार पकड़ाने का अनुमति देता है, या इसके लिए किसी और तरीके से स्कूल के माध्यम से आगे की पढ़ाई करके उनको जोड़ा जाता है? पीएलजे बटालियन में कम उम्र वाले तो इक्का दुक्का एक दो था, ज़्यादा नहीं था। उनको भी हम 15 साल से कम नहीं भर्ती करता है, 15 साल से ऊपर ही भर्ती करते हैं। वो भर्ती करते समय भी हम ज़बरदस्ती नहीं भर्ती करते हैं, उनका विचार को लेके भर्ती करते हैं। आप मतलब कब संगठन में आपका आना हुआ और क्या लगा था पूर्ति में जब आप थे, तो कैसे आप संगठन की तरफ कैसे आकर्षित हुए, क्या सोच के आए? मैं जनता का समस्या को देख के आए हैं। ये समस्या ऐसा साधारण हिसाब से नहीं बदल सकते हैं, ये क्रांति से बदल सकते हैं। इसीलिए पार्टी में जाना है, जाके इस समस्या को हल करना है करके मैं सोच के आया हूँ।
अच्छा, आप पुअर्ती गांव से हैं, हिड़मा दादा ही पुअर्ती गांव से थे। वो लेकिन आपसे बहुत पहले संगठन में चले गए थे। आपको संगठन में किसने लाया? कौन नेता था उस वक्त जो आपको संगठन में जिसने ज्वाइन कराया हो? और उस वक्त हिड़मा दादा का क्या कद था संगठन, जब आप संगठन में आए? आप शायद 2003 में आए संगठन में। और मई 2003 में भर्ती हुआ था। वो 2000 वो हिड़मा 97 में भर्ती हुआ था पार्टी में। जी। उनका विचार से वही भर्ती हुआ, मेरा विचार से मैं भर्ती हुआ। मैं अलग अलग से आया हूँ, उनको देख के मैं नहीं आया हूँ, वो मैं को देख के वो नहीं आया हूँ, अपना अपना विचार से आए हूँ। जी। तब आप दोनों की पहचान थी क्या? ऐसा माना जाता है कि आप दोनों बहुत खास थे क्योंकि एक ही गांव से थे, आप दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। तो भाई समझते हैं, वो ज़्यादा दूर का नहीं है, परिवार थोड़ा आसपास में था। जी। भाई समझते हो, मैं ऐसा मानते भी है। जी, अभी आप समाज प्रमुख लोगों के लिए और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे के लिए समाज प्रमुखों से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज प्रमुख लोगों को और जनता को हम अभी संदेश नहीं दे सकते हैं। हम अभी सोचा भी नहीं है समाज के लिए और जनता के लिए। मैं अभी पुलिस के साथ हूँ। अभी मैं समाज के प्रमुख लोगों को, जनता को ऐसा संदेश देंगे करके हम अभी नहीं सोचे हैं। जी, हिड़मा दादा के इनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? उनके इनकाउंटर के बाद बहुत तरह की जो है अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा कि उनको पकड़कर उनका इनकाउंटर किया गया, किसी ने कहा कि देवजी दादा का हाथ है इसके पीछे। आप कैसे देखते हैं? आपको कैसे पता चला कि उनका इनकाउंटर हो गया है? हिड़मा का एनकाउंटर मैं देखने से वो फर्जी एनकाउंटर करके मैं सोचा हूँ। वो फर्जी एनकाउंटर है। वो पूरा पकड़ के विजयवाड़ा इलाज करने के लिए वो जा रहा था। वो विजयवाड़ा में पकड़ के उनको मारे हैं, हिड़मा को। 18 नवंबर को उनका इनकाउंटर हुआ। आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? ये है, वो मनीष कुंजम आरोप किए कि वो हिड़मा को देवजी मारवाया करके बोले हैं। वो तो झूठ है। जी। वो तो देवजी नहीं मारा है, मारने का साजिश भी नहीं किए हैं। वो पुलिस ही पकड़ के उनको फर्जी मुठभेड़ कराया। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी हिड़मा दादा से? आपकी बातचीत होती थी इस बीच लगातार कि आप लोग का संपर्क टूट गया था? हिड़मा दादा मेरे को अक्टूबर 27 तक मेरा संपर्क था। अच्छा। और संपर्क में था। मेरा 27 में अलग होके वो गया विजयवाड़ा में। 27 तक साथ में था। जी। एक आखिरी सवाल है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जब एक बहुत बड़ा फोर्स ने ऑपरेशन चलाया था, पुलिस ने लिखा है कि उस वक्त वहाँ सुरक्षा के इंचार्ज जो है आप थे, और उस वक्त वहाँ पे दामोदर, देवजी, हिड़मा सभी बड़े नक्सली मौजूद थे, लेकिन आप सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर लेके चले गए। क्या हुआ था उस दौरान? आप लोग कर्रेगुट्टा में ही थे और कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ था, अगर आप बता पाएँ? हम अप्रैल में पूरा कर्रेगुट्टा में था। जी। हम सोचा कि ये ऑपरेशन 1-2 दिन का है करके मैं सोचा। इतना बड़ा ऑपरेशन करके मैं कभी नहीं सोचा था। जी। वो हमला होने के बाद चला कि ये बड़ा ऑपरेशन करके मैं सोचा हूँ। तो उसके अप्रैल 22 तारीख सुबह से 6:30 बजे हमला शुरू हुआ। जी। अप्रैल लास्ट तक मैं कर्रेगुट्टा के ऊपर था। जी। वो हमला के समाज के यहाँ नहीं रहना है, ये बहुत लंबा ये हमला है करके मैं वहाँ से धीरे धीरे टीम करके अलग अलग दिशा में चले गए थे। जी। तो सभी सुरक्षित बाहर निकल गए थे, सारे बड़े नेता? सभी सुरक्षित में निकल गया था। जी। वो हमारा साथी लोग 37 लोग मारे थे। जी। उनको पकड़ के मारे हैं पुलिस। जी। वो पेशेंट बेस था, एक टीम था, उनको पकड़ के मारे हैं। वो बमबारी से वो
हेलीकॉप्टर फायरिंग से एक जान भी नहीं मारे हैं, एक जान घायल भी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, आप लोग अभी जब समर्पण या आप लोग जब वापस आए तो आप लोग के पास कुछ हथियार मिले, उसमें दो हथियार बहुत मुख्य थे, एक यूएस में टेवर बंदूक और एक इजराइल में कोल्ट बंदूक राइफल। ये दोनों राइफल जो है ये आमतौर पे फोर्सेस तो यूज़ नहीं करती है, ये आप लोग तक कैसे आई? ये फोर्स से मिला है हमको। जी, ये जो एक आरोप लगते हैं कि आप लोग को विदेश से हथियार मिलते हैं, ये आरोप सही है क्या ये? हमको विदेश से हथियार नहीं मिलता है, अभी लाया भी नहीं विदेशी से। जी, तो फिलहाल ये बारसे देवा थे हमारे साथ। अगर आप कुछ आखिरी संदेश देना चाहते हो अपने साथियों को तो आप दे सकते हैं। ये बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कोई संदेश है दादा आपका? नहीं, ठीक है। तो ये बारसे देवा हैं। बारसे देवा क्योंकि नक्सल संगठन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे और बस्तर में अंतिम एसजेडसी मेंबर हैं। इनके बाद एक पापाराव वहाँ बसते हैं। फिलहाल क्योंकि ये भी अब नक्सल संगठन से बाहर आ चुके हैं, ऐसे में लगातार जो संगठन इस इलाके में कमज़ोर होता चला जा रहा था, उसे एक और बड़ा झटका लगा है। वर्तमान में बटालियन के कई लड़ाके अभी भी जंगलों में मौजूद हैं और फोर्स द्वारा क्योंकि बड़े ऑपरेशन उस इलाके में चलाए जा रहे हैं, सरकारों द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि सभी नक्सली बिना खून खराबा के, बिना गोली चलाए वापस मुख्यधारा में लौट आएँ। तो ये कई उदाहरण हैं उनके सामने। फ़िलहाल ये बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। हैदराबाद हम पहुँचे हुए थे इनसे बातचीत करने के लिए और इस बातचीत के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। मेरे साथी रौनक सिवहरे हैं, मैं संजय ठाकुर हूँ, कैमरे के पीछे हैं संजू राव।